चलो जी, आरटीपी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करें सर। फर्स्ट पार्ट करवा दिया, एमसीक्यू केस सिनेरियो करवा दिया। आज अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और इसमें अपन इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी की बातें। तो तरीका सीखे, अच्छे से सीखे, सॉल्व करना ध्यान देना सर, ठीक है। चलो, क्या बोलता है क्वेश्चन। सबसे पहले आदत डालो, पहले नीचे आके पढ़ो सर हमसे क्या बोल रहा है सर। क्या बोला, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुभाष, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन कंट्री एक्स। मैं जब भी ये बात देखूं, मैं हमेशा स्टूडेंट को सिखाता हूं, और मैंने केस सिनेरियो में भी ये बात सिखाई थी स्टूडेंट को। ये लाइन का मतलब ही ये है कि आपको सेक्शन 61A सोचना है। आंख बंद करके सेक्शन 61A डीम्ड रेसिडेंट सोचना है सर। सर ये आपको कैसे पता चला? सर ये लाइन का मतलब ही यही है कि वो आपको सामने से इंडिकेशन दे रहे भाई कि वो कंट्री एक्स में टैक्स नहीं पे करता है, तो हमें तो वैसे भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। मैं आपको ऊपर क्वेश्चन प्रूव कर दूंगा पढ़ के भी कि सर हमें डीम्ड रेसिडेंट ही सोचना है। दिमाग में बैठा लो, इस लाइन का मतलब ही है, हिंट है ये डीम्ड रेसिडेंट की। अगर आप सीखते हो तो आपके लिए फायदा है सर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। देखो, मिस्टर सुभाष एन इंडियन सिटीजन सर, ठीक है, इज करेंटली इन एम्प्लॉयमेंट विथ एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन कंट्री एक्स। तो सर चलो एक बार के लिए मान लो कोई स्टूडेंट डीम रेसिडेंट नहीं सोचता, तो फिर उस केस में क्या सोचता सर? वो ये सोचता कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर है सर। तो 182 प्लस 365 वाली कंडीशन चेक करना पड़ेगा, 60 डेज के एक्सेप्शन। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 ही केम टू इंडिया फॉर 135 डेज। इंडिया में कितने दिन आया? सिर्फ 135। और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर कोई बाहर जाता है तो हम क्या बोलते हैं सर उसको? फिर हमें कितने दिन की कंडीशन चेक करना पड़ता है? 182। तो ये 182 तो सेटिस्फाई नहीं किया। अब अगर 182 सेटिस्फाई नहीं किया तो इस केस में ये क्या हो जाना चाहिए? नॉन रेसिडेंट हो जाना चाहिए। आई बात समझ? इसीलिए वो डीम रेसिडेंट वाली बात इंपॉर्टेंट है। देखो, सिर्फ सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मत सीखो, हमेशा के लिए सीखो सर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको सिखाता हूँ ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यही चीजें तो आपको एग्जाम में टाइम बचाती है, जल्दी आंसर्स आते हैं, कोई ट्रिकी पॉइंट आया तो घूमते नहीं हो, ये सब चीजें होती है सर। आई बात समझ? तो अब जब मैं डीम रेसिडेंट देखा तो 3 कंडीशन देखूंगा। क्या वो बंदा इंडियन सिटीजन है? हाँ सर। क्या वो दूसरी कंट्री में लायबल टू पे टैक्स है? नहीं सर। तीसरा ये देखना है सर कि उसकी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। यही देखना बच्चा है। चलो देख लेते हैं। ही इज इन इंडिया फॉर, अब वो जितने दिन में इंडिया में रहे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है सर। हिज एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 दी हुई है सर। अब उसकी इनकम देखो सर, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन कंट्री एक्स। सर ये इंडिया में क्यों टैक्स लगेगा सर? बाहर की कहानी है। इनकम अर्न एंड रिसीव फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री एक्स। नहीं सर, इंडिया में कोई टैक्स की बात नहीं है। इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, हाँ ये इंडिया में टैक्स लगेगा ना सर, ठीक है। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है सर। सर क्या इसको 15 लाख की काउंटिंग में लेते हैं? हाँ सर, इसको 15 लाख की काउंटिंग में लेते हैं। ऐसी इनकम बिजनेस से जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है उसको इंडिया की इनकम माना जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर डीम्ड रेसिडेंट एंड कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 15 लाख। बात समझ आई? इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया ये भी ऐड होगा, तो अगर आप ये तीनों ऐड करें तो हमारी इनकम आ जाती है 16 लाख। तो सर मैंने तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर ली, तो क्या मैं डीम रेसिडेंट? हाँ सर, आप रेसिडेंट भी रहेंगे सर एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो जाएंगे सर। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में? सीखे मेरे साथ सर? क्लियर हुआ सबको कैसे सॉल्व किया, कैसे समझाया सर? आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। फिर आओ, कभी भी क्वेश्चन में पहले नीचे पढ़ा करो हमसे चाहता क्या है।
कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस निशा फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजिम। प्यार से खुद ही बोल रहा है भाई, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बनाना। तो एक काम करते हैं, इसके लिए तो पेज ऐड करके बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यही है क्या? हाँ, हो गया। तो सर सभी स्टूडेंट मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7, अरे इसको क्या हुआ सर, यहां लिखेंगे क्वेश्चन 7 एंड इसको लिखेंगे सर, देखो ऐसे लिखते हैं सर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस, क्या नाम है मैडम का, नाम क्या है मैडम का, निशा, ठीक है, मिस निशा फॉर द, ठीक है, असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। सर ये लाइन लिखना जरूरी है? हाँ सर, नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो क्या होगा, कुछ नहीं, आपका करीब 2-3 मार्क्स वो काट देंगे सर। और क्या बोल के काटेंगे, थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, हमें चीजें पसंद नहीं आई इसलिए हमने आपके मार्क्स काट दिए, ये बोल के काट देंगे। तो आई पर्सनली थिंक कि स्टूडेंट्स शुड बी स्मार्ट, कि ये सब चीजों में अपने मार्क्स ना ही कटवाए तो ज्यादा बेटर है। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो एक लाइन, 2 लाइन यहाँ लिख लेते हैं सर, पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपए, यहाँ रुपए। हो सकता है मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये राइटिंग पैड में लिखने से, बट आप लोग को चीजें समझ आना इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, पर्पस वही है सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मिस निशा इज द मार्केटिंग मैनेजर इन रोज लिमिटेड सर, प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है, मार्केटिंग मैनेजर है। शी गिव्स यू द डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। अब 2 टाइप के स्टूडेंट, एक पूरा क्वेश्चन पढ़े और फिर लिखना स्टार्ट करे। मैं बोलता हूँ पढ़ते जाओ लिखते जाओ, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े फिर वापस पढ़ के लिखते जाए, इतना टाइम नहीं होता, रियल में नहीं होता, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट सर। बेसिक सैलरी दी हुई है 45,000 पर मंथ, लिखते सर, यहाँ लिख सकते हो आप इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ बेसिक सैलरी सर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा सर, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। तो बेसिक सैलरी सर कितनी है, 45,000 इंटू 12, 45,000 इंटू 12 सर 5,40,000 सर, ठीक है, बेसिक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ सर डियरेंस अलाउंस 10,000 पर मंथ है, जिसका 30% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है सर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं काम आने वाला है सर। यहाँ लिख लेता हूँ सर DA 10,000 पर मंथ है इंटू 12, 10,000 इंटू 12 1,20,000 सर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर आप ये आरटीपी को लिख के क्यों सॉल्व कराते हो? मैं बोला इसी बहाने ना बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर लेते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं ये नहीं कराऊंगा ना सर तो स्टूडेंट भी क्या करेगा, कैलसी में बनाएगा, छोड़ देगा, देख लेगा, आंसर देख के समझ लेगा और उससे लगेगा आ गया उसको, फिर उसके साथ धोखा होगा, ठीक है। बोनस ऑफ 1 मंथ बेसिक सैलरी, तो 45,000 बोनस है सर। चलो सर, बोनस 45,000 सर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। she contribute 18% of her salary basic plus DA towards recognized provident fund and the company contribute the same, ठीक। पहला यहां पर एक स्टूडेंट के साथ स्कैम, यहां पर बेसिक प्लस DA दिया हुआ है ना, तो इन्होंने जो 18% लिया होगा वो पूरा DA लिया होगा सर, ऐसा भी होता है? हाँ सर, यही तो इंग्लिश का खेल है, यही लैंग्वेज का खेल है। इन्होंने बेसिक प्लस DA लिया, तो यहां पर ऐसा कहाँ लिखा है कि DA फॉर्मिंग पार्ट वाला लिए, तो इन्होंने DA कौन सा लिया है, पूरा DA लिया है। तो हमें कौन सा DA लेना पड़ता है सर 12% एग्जेम्पशन के लिए,
बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला लेना पड़ता है। बात समझ आई? चलो सर, तो अपन ये प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं सर। सर प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन है सर, ठीक है, ये 18% बेसिक प्लस डीए। सर इन दोनों का करते हैं टोटल, कितना है सर? 5,40,000 प्लस 1,20,000 सर, ये दोनों किया, ठीक। इसका 18% इसने कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका 18% आ रहा है मेरा 118800। क्लियर? अब सर 12% एग्जेम्प्ट है, पर जो एग्जेम्प्ट है वो बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाले का एग्जेम्प्ट है, ये बात का ध्यान रखेंगे। और डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना है सर? 30% फॉर्मिंग, अरे यार ये कैसे हो गया? डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना है सर? 30% है सर, ध्यान रखना सर, ठीक है। तो 1,20,000 इसका था, अबे इसको क्या गया, इंटू 30% प्लस 5,40,000 सर, इंटू 12% सर, तो ये 69120 सर, ठीक है, माइनस 11,18,000, ये आ रहा है सर 4,9680 सर। आई होप ये बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया, इजी तरीके से करके दिखाया, आपने भी किया होगा सर, ठीक है, और आप कर रहे होगे मेरे साथ, ये मैं विश्वास करता हूँ सर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। प्रोविडेंट फंड की कहानी हो गई। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर एक चीज पूछना था, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सेस पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर एक बात बताओ, उसने भी तो 18% कॉन्ट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में, सर आप चाहते तो एटीसी में डिडक्शन की बात नहीं कर सकते थे? मैं बोला परफेक्ट यार, बट यही तो बात है, मैं तेरे को क्वेश्चन पहले क्यों पढ़ाया था कि उसने मुझे क्या बोला सर, सिर्फ सैलरी इनकम निकालने। अगर मुझे इस क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालने बोलता तो मैं एटीसी में डिडक्शन भी सोचता। यही सब तो सीखना है आपको, ऐसे दिमाग दौड़ना चाहिए टैक्स में, मजा आ जाता है सर। अगला देखो सर, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की है सर, सीसी 1.6 से ज्यादा है सर, प्रोवाइडेड टू मिस निशा ऑन 1 नवंबर सर, नवंबर में प्रोवाइड की गई है, तो बेसिकली 5 मंथ्स के लिए प्रोवाइड की गई है सर, विच इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। रिपेयर एंड एक्सपेंसेस 50,000 वेयर मेड बाय निशा, द कार वॉज सेल्फ ड्रिवन, खर्चा कौन किया सर? निशा ने। गाड़ी किसकी थी? एम्प्लॉयर की थी सर, ठीक है, और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस है। याद है हम सीख के आए थे सर 900 प्लस 900 अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया होगा, ये तो सेल्फ ड्रिवन कार है सर, तो सर 900 इंटू 5 कितना आ जाएगा सर? 4,500। समझ आया? एक स्टूडेंट बोलेगा सर वो 1,800 भी तो था, हम पढ़े थे 1,800 2,400। हाँ मेरे भाई वो भी था, पर वो तब था जब खर्चा कौन करता था? एम्प्लॉयर। अभी खर्चा कौन किया? एम्प्लॉय, इसलिए 900। बात समझ आई? तो चलो 4,500 लिख लेता हूँ मोटर कार का। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 18,000 टू इफेक्ट द हेल्थ ऑन द हेल्थ ऑफ द निशा। इसका क्या करें सर? सर ये तो एग्जेम्प्ट है सर, मेडिकल फैसिलिटीज एग्जेम्प्ट होती है, मेडिकल अलाउंसेस आंख बंद करके टैक्सेबल है सर, ठीक है। एक स्टूडेंट बोला मैं एग्जाम में क्या करूं? सर आपको एग्जाम में ये सेंटेंस लिख के आना होगा और इसके आगे लिखना होगा एग्जेम्प्ट है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में ये सेंटेंस लिखा ही नहीं और सीधा वर्किंग नोट में लिख दिया, 0, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं है। अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखते तो एग्जामिनर को ये लगता है आप ये सेंटेंस भूल गए। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आईसीएआई की जो चेकिंग है ना आजकल, वो थोड़ी सी अलग टाइप की है, तो प्लीज आप उनकी चेकिंग के हिसाब से ही लिखिए, बेटर है, मार्क्स नहीं कटेंगे सर। अगला, हर एम्प्लॉयर गिव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई ऑन 1 April 2024। द हाउस वॉज टेकन ऑन लीज बाय रोज लिमिटेड। सर कंपनी ने लीज पे लिया है सर, ठीक है, तो अगर कंपनी किराए पे लेती है तो हम क्या बोले थे सर? एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और 10% ऑफ सैलरी, यही हम सीख के आए थे सर, यही तो हम सीखे हैं सर, ठीक है। द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सच एकोमोडेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। आहा, यही तो मैं चाहता था, मैं एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ये बात सिखा रहा हूँ।
मे के एग्जाम में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सैलरी का एक क्वेश्चन है और ये वाला पॉइंट है, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं सर। प्लीज रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने पूरे केस सिनेरियो सॉल्व किए, इतने बार ये पॉइंट को टच किया है उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट इज क्वाइट इंटरेस्टेड इस पॉइंट को पूछने में। तो आई होप ये बात आप अच्छे से सीखेंगे सर। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए अब अपन मेहनत कर ले सर। आओ सर, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, मैं अभी शॉर्ट पे लिख रहा। तो सर इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल होता है सर। पहला है एक्चुअल हायर चार्जेस सर, 12,000 इंटू 12 सर, 1,44,000 सर। और दूसरा है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा सर? सैलरी में बेसिक आएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला, बोनस आ जाएगा सर, प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा क्योंकि प्रोविडेंट फंड परक्विजिट है, ठीक है। तो तीन चीजें लिख लेते हैं सर। अब यहां पर मैं सैलरी का मतलब लिख लेता हूं, 5,40,000 प्लस 36,000 प्लस बोनस कितना था, 45,000। ये डीए फॉर्मिंग पार्ट वाले ना, ये फॉर्मिंग पार्ट वाला डीए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा सर, 5,40,000 प्लस 36,000 प्लस 45,000, 6,21,000, इसका 10% सर, ये आ जाएगा 60 to 100 सर। दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर ही हमारा टैक्सेबल होता है। तो ये हमारा लोअर है सर, यही हमारा टैक्सेबल है। क्रिस्टल क्लियर? अभी बात खत्म नहीं हुई है, प्लीज ध्यान दीजिएगा सर। आपको क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, आपको पिछली बार का भी रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया हुआ है। इसका मतलब वो आपको हिंट कर रहा है कि नीचे जो CII मैंने दिया है वो बकवास नहीं है, उसका यूज है, हम करते हैं सर। सर 55,000 मेरा पिछली बार का रेंट फ्री एकोमोडेशन था सर। मेरा करंट ईयर का CII 376 है, पिछली बार का CII 363 है, 363। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा सर, 55,000 इंटू 376 डिवाइडेड बाई 363, ये आ रहा है, बाप रे क्या फिगर है, 5,696,9। चाहूँ तो इसको राउंड फिगर भी कर सकता हूँ सर, एक काम करता हूँ, राउंड फिगर कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 70 सर। अब 100% ध्यान मेरा पर। सिंपल इन्होंने एक चीज हमें सिखाई थी कि सर आपका जो रेंट फ्री एकोमोडेशन पिछली बार का है उसमें आप CII का इम्पैक्ट लीजिए और चेक करिए कि आपका इस बार का रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना होना चाहिए। सरकार ये बोलती है जितना इस बार का होना चाहिए इससे ज्यादा, इससे ज्यादा आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं टैक्सेबल हो सकता। भले ही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हो, ज्यादा आ रहा हो, बट आपका मैक्सिमम टैक्सेबल कितना हो सकता है सर? पिछली बार का जितना निकला है उसमें आपने CII का जो इम्पैक्ट लिया है उससे ज्यादा टैक्सेबल नहीं हो सकता। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा सर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अप टू द लिमिट ऑफ दिस। तो मेरा जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है वो यहां पर 5,6,970 बाहर जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। कंपनी इंकर्ड expenses on the treatment of her daughter abroad including staying expense of 1,50,000 as permitted by the RBI। सर ये तो एग्जेम्प्ट है सर, एग्जाम में स्टेटमेंट लिख के आगे एग्जेम्प्ट लिखना पड़ेगा। हाँ सर, नहीं तो हवा में एग्जाम्प्ट थोड़ी लिख दोगे सर। नेक्स्ट, कंपनी ऑल्सो इंकर्ड एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द फॉरेन ट्रेवल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डॉटर ऑफ 80,000। सर लिखो, ये है सर अमेंडमेंट, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। लोग पूछते हैं ना RTP क्यों करना चाहिए, अमेंडमेंट सर। हमने अमेंडमेंट ये पढ़ा है सर कि ये जो फॉरेन ट्रेवल के खर्चे हैं, ठीक है, ये एक ही शर्त में एग्जेम्प्ट होंगे
जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सर 8 लाख से एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी मैं इस 80,000 को टैक्सेबल में नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। तो मैं पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालता हूं। अगर 8 लाख से ऊपर गई तो मैं ये 80,000 ऐड कर दूंगा, और अगर ये 8 लाख से ऊपर नहीं गई तो मैं 80,000 ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी तो मेरे को एक बार निकालना पड़ेगा ना सर, ग्रॉस सैलरी वगैरह सब निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। पहले लिख लेते हैं ग्रॉस सैलरी सर। चलो ऐड करते हैं 5,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 4,9680 प्लस 4,500 प्लस 5,6,970, ये आ रहा है सर सब ऐड करके 8,16,150 सर, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर। मैं 50,000 माइनस करूंगा, मैं नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा हूँ सर, माइनस 50,000 सर, 766,150 सर, ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है सर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर ये जो 80,000 था अब इसका क्या होगा। सर ये 80,000 जो है ये मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 7,66,000 है, 8 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ आई कहानी? अमेंडमेंट था, इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ आपका। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? आओ 8th क्वेश्चन देखते सर। पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता गया है सर ओ भाई साहब। चलो, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विपुल। क्या चाहता है हमसे? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ऑफ विपुल एज पर ऑप्शनल स्कीम, नॉर्मल प्रोविजन से चला रहा है, एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लॉसेस विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है भैया, तो एक काम करते हैं, काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको आपको ना अच्छे तरीके से सिखाऊं सर, क्योंकि ना सेट ऑन सेट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन में इश्यूज आते हैं सर। तो कहाँ है भाई ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ विपुल ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट जब सॉल्व करेगा तो क्वेश्चन 8 में यहाँ लिखेगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ ठीक है, हर स्टूडेंट ये लाइन यहाँ पर लिखेगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विपुल फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर नॉर्मल प्रोविजन। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैंने लोगों के आरटीआई की कॉपी देखी है सर, नहीं लिखते हो ये लाइन हड़बड़ी में और 2 मार्क्स वो काट देते हैं। आपकी चॉइस, मेरे हिसाब से तो ये नहीं करना है मिस्टेक, और प्लीज प्लीज बहुत मैटर करता है, ये छोटी छोटी चीज ही टेक्स्ट में ना प्रेजेंटेशन कहलाती है सर, ये छोटी छोटी चीजें ही ना टेक्स्ट में बवाल कर देती है सर। तो अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो मेरा कोई लॉस नहीं है सर, आपका बहुत बड़ा लॉस है सर, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और ट्रीटमेंट करवाना सिखाता हूँ सर। चलो पढ़ते हैं। मिस्टर विपुल फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 सर, ठीक है। कभी भी ना सेट ऑन सेट ऑफ का ऐसा ग्रॉस टोटल इनकम वाला क्वेश्चन रहे ना, जो क्वेश्चन में दिया है उसको वैसे के वैसे पहले उतारते जाओ, फिर अपन इंटर सोर्स देखेंगे, इंटर हेड देखेंगे और ब्रॉड फॉरवर्ड देखेंगे, ये सीक्वेंस होता है। पर वो बात की कहानी, पहले तो जैसा दिया है वैसा उतार देता हूँ। सबसे पहला दिया हुआ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आईएचपी पहला दिख गया, और लॉस कितना सर 2,60,000। तो थोड़ा सा याद है आईएचपी में लॉस मैक्सिमम हम कितना क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख। तो चलो एक एक करके कहानी करते हैं सर, ऐसे ही मैं एक एक चीज लिख के प्रैक्टिस बैच में सॉल्व कराता हूँ ताकि एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीखे और कॉन्फिडेंस आए सर। सर लॉस, लॉस मैं सर यहाँ पर लॉस ना सर 2 लाख लिखूंगा और यहाँ वर्किंग नोट डालूंगा सर। इस 60,000 का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा सर, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा है भाई कि कौन कौन सी चीजें लॉसेस है जो कैरी फॉरवर्ड भी होंगे, तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिखूंगा 60,000 का। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2-3 चीजें ध्यान रखना। फर्स्ट यहाँ पर पूरा लिखना लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर,
फिर ऐसे लिखना सर आगे ब्रैकेट में 60,000 कैरी फॉरवर्ड, डायरेक्टली 2 लाख मत लिख देना, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा वहां 2 लाख कैसे आया, और बच्चे 60,000 का आपने किया क्या है सर। प्लीज रिक्वेस्ट, शॉर्टकट नहीं करना, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं करना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ये तो पीजीबीपी की कहानी है सर, तो चलो थोड़ा सा गैप दे दो। पीजीबीपी सर, इनकम दिखी सर मेरे को, इनकम फ्रॉम बिजनेस सर 8,60,000 सर। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा सा मैनेज करना, कंसेप्ट और सिखाना मेन है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी भी पे किया है सर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटाओ, इसको कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाते हैं, कैपिटल गेन वाले हेड में डालते हैं सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, 199,860 ही तो था शायद, 800 था सॉरी, ठीक है 800 सर। मैं तो सिंपल ये बोलता हूँ, जो लिखा है लिख दो मेरे भाई, लिखेगा तो आधे आंसर आ जाएंगे, देखता रहेगा तो कोई आंसर नहीं आएंगे। अगला है इनकम फ्रॉम कार्ड गेम सर, चलो आईओएस में लेके चलते सर, और बड़ा हो जाएगा यार। अगला आईओएस की इनकम सर, सर कार्ड गेम सर, कार्ड गेम की इनकम कितनी थी सर, 1,02,500, ठीक है सर। लॉस फ्रॉम बेटिंग दिया हुआ है, इसको मैं आईओएस में लिखूंगा, बाजू में ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है ध्यान से सुन लो, आईओएस में लिखना है स्टूडेंट को एग्जाम में, और बाजू में ब्रैकेट में लिखना है, दिस लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी अदर इनकम नॉर इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये लिखोगे, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम लॉट कार्ड गेम दिया हुआ है सर 1,02,500, ये तो लिखूं 1,02,500, ठीक है याद रखना सर। और ये लॉस फ्रॉम बेटिंग है, आई पर्सनली थिंक हर स्टूडेंट यहाँ लिखेगा, आगे डैश करेगा, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन छोड़ोगे नहीं सर, इंस्टीट्यूट आजकल ऐसे ही चेक कर रही है। अगला दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ लॉटरी इनकम, सर एक्सपेंसेस नहीं मिलते हैं सर, इस नेचर की इनकम के एक्सपेंसेस नहीं मिलते हैं, ये स्पेशल नेचर की इनकम है। फिर उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम लॉटरी, हाँ ये चलेगा सर, पर ये नेट ऑफ टीडीएस नहीं लेते, हम ग्रॉस लेते हैं सर। तो 38,500 सर, हमें पता है 30% टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ये 70 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या, 55,000 सर। तो मैं सर लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम 55,000 दिखाऊंगा सर, ठीक है आगे बढ़े कहानी, ठीक है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस, सर हॉर्स नहीं है ये ध्यान नहीं जाता, वो कैमल्स है सर, कैमल्स है सर, हॉर्स नहीं है सर, कैमल्स है सर। तो क्या फर्क पड़ता है, अरे मेरे भाई बहुत फर्क पड़ता है। लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स ना, वो सेम नेचर की इनकम से एडजस्ट होता है, पर ये ना कैमल्स है, ऊंट है ऊंट, ये नॉर्मल बिजनेस है, तो मेरे पास नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, ये बात नहीं समझ आएगी, हड़बड़ी में इस कैमल को भी अपन घोड़ा पढ़ेंगे, घोड़ा सभी यही करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग कैमल्स फॉर रेसेस, तो लिखते हैं, लिखूं आगे, ये रहा लॉस फ्रॉम कैमल बिजनेस, कितना सर 20,000 सर। मैं शॉर्ट कट कर रहा हूं, आप प्लीज एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स, हाँ ये हुई ना बात, इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, आईयूएस में ले चलते सर। इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स 97,800 सर।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड सर आएगा सर, LTCG सर, LTCG सर 25,000 सर। आप देख रहे हो जो दिया हुआ है मैं उसको लिखते जा रहा हूँ सर। इनकम ऑफ माइनर डॉटर रिया फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टेलीविजन सीरीज। सर ये उस लड़की का टैलेंट है सर, ये क्लब नहीं होता सर, ये तो रिया की इनकम है। मुझे क्वेश्चन में किसकी इनकम निकालने बोला है, विपुल की, तो मैं रिया का क्या करूं, छोड़ दो, छोड़ दो। एक छोड़ दो मतलब क्या, एग्जाम में लिख के आना दिस इनकम विल नॉट बी क्लब्ड बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द स्पेशल टैलेंट ऑफ रिया, ठीक है। इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर सन सौरभ who suffer from a disability specified in section 80U। ओ भैया ये भी क्लब नहीं होता, लिख के आना सर। इनकम ऑफ अ माइनर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U इज नॉट क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। ये दोनों को सेंटेंस भी लिख के आना, लिख के आना, छोड़ना मत मेरे भाई, प्लीज छोड़ना मत, लिख के आना, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड बाद में करूंगा, पहले इंटर सोर्स फिर इंटर हेड फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, क्रिस्टल क्लियर। इंटर सोर्स, इंटर हेड, ब्रॉड फॉरवर्ड। और इंटर सोर्स चलते हैं। इंटर सोर्स मतलब एक हेड के अंदर सर, तो IHP में लॉस है उसका कुछ हो नहीं सकता, PGVP में आपस में एडजस्ट हो सकते हैं सर। तो PGVP में मेरे पास 8,40,000 बच जाएगा सर, ठीक है। बाकी और कोई इंटर सोर्स तो है नहीं सर। इंटर सोर्स हो गया, इंटर हेड चलते हैं सर। IHP का लॉस है सर, सर IHP का लॉस है सर। पहला क्वेश्चन कहाँ एडजस्ट करूं सर, IHP का लॉस आप PGVP से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड कितने स्टूडेंट को ये बात दिल दिमाग में आ रही है कि सर कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कितने लोगों को ये बात दिमाग में आ रही है कि कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकता हूं मैं IHP का लॉस। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर क्या करें, सर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप यहां पर सर लिखेंगे, अगर आप इसको PGBP से एडजस्ट कर रहे हैं तो PGBP लिखेंगे, 2 लाख रुपीज लिखेंगे, ये लॉस था, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज लिखेंगे बाहर डैश, और फिर PGBP में लिखेंगे IHP सर, क्योंकि मैंने एडजस्ट किया है IHP का लॉस यहां पर, तो ये आ जाएगा सर 6,40,000 सर। कितने लोगों को ये बात दिल और दिमाग में आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति में इंपॉर्टेंट सर, अति में इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता है सर आप एक बात बताओ, आपने कैपिटल गेन से क्यों नहीं किया, आपको तो कैपिटल गेन से कर लेना चाहिए था। मैं बोला यार देख PGVP की इनकम 8,40,000 है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल स्लैब से चलता, दिमाग ऐसे दौड़ाते हैं, अगर मैं नॉर्मल स्लैब से चलता तो पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, अगले 2.5 लाख में 5%, उसके बाद टैक्स रेट 20% है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट कितना जाने वाला है, 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना जाने वाला है सर, 12.5%। तो जब मेरे को पता है कि बिजनेस इनकम में 20% जाएगा, उससे ऊपर 30 में भी जा सकता है, पर कैपिटल गेन तो 20 और 12.5 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो बेटर है ना PGVP से एडजस्ट कर लूं सर। ये दिमाग दौड़ना चाहिए, आपका दौड़ना चाहिए सेट ऑन सेट ऑफ में, मेरा नहीं, मेरा सब दौड़ रहा है, आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। बात समझ आई, क्लियर हुआ। ये तो इंटर सोर्स इंटर हेड हो गया सर। अब ब्रॉड फॉरवर्ड वाले आते हैं सर। सबसे पहला दिया हुआ है लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 14-15। नहीं सर 14-15 का लॉस है सर, कैसे आप इसको एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे सर, 8 साल से ऊपर हो चुका है सर, हो गया, ठीक है। अगला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 17-18। तो सर हमारे पास 8 साल का टाइम पीरियड होता है सर, तो 8 साल मतलब सर 25-26, यही तो लास्ट ईयर होगा ना मेरा लॉस एडजस्ट करने का सर। इसके बाद मैं लॉस एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि समझो मेरी बात, आराम से ध्यान से सुनो और समझो इसको कि सर हम कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं 8 साल तक। तो अगर मैं इससे 8 साल ऐड करूं प्रीवियस ईयर छोड़ के, प्रीवियस ईयर के बाद 8 साल तक हम लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा,
16 17। इससे अगर मैं 8 साल ऐड करूं तो ये मेरा आ जाएगा 24 25। ये लास्ट ईयर था जहां तक मैं लॉस को एडजस्ट कर सकता था। पर सर मेरा तो सर प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन में 25 26 है, तो सर मेरा टाइम पीरियड तो खत्म हो गया। अब मैं ये वाला भी लॉस क्लेम नहीं कर सकता। खत्म, टाइम गया गया। प्रीवियस ईयर के बाद से 8 साल ऐड करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था। ये आप ऐसे लिखा करो सर, जिस प्रीवियस ईयर का है उसमें +8 किया करो और चेक किया करो, +8 किया करो और चेक किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट। तो एक स्टूडेंट बोला सर अगला वाला क्या होगा। देख भाई, अगले वाले का प्रीवियस ईयर क्या है, अगले वाले का प्रीवियस ईयर है 17 18। इससे मैं 8 साल और ऐड कर लेता हूं सर, तो ये आ जाएगा 25 25 26। तो यही तो मेरा प्रीवियस ईयर है लास्ट, यही तो मेरा प्रीवियस ईयर है। तो इस साल मैं ये वाला लॉस एडजस्ट कर सकता हूं। तो 90,200 का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सर, ये अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और किससे करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही करोगे, लॉन्ग टर्म से थोड़ी कर लोगे। तो बस इतना ही था क्वेश्चन। तो 199,800 माइनस 90,200, हाँ प्लस 25,000, सॉरी 25,000 ऐड करना भूल गया था, प्लस 25,000। तो ये आ रहा है सर 134,600। समझ आई कहानी। इंटर सोर्स हो गया, इंटर हेड हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ बैलेंस करो सर, अब फटाफट सब ऐड करते जाओ सर। 102500 प्लस 55,000 प्लस 97,800, ये आ रहा है सर 255,300 सर। ठीक है, अब सबको ऐड कर लेते हैं सर। प्लस 134,600 प्लस 6,40,000, ये मेरा आ रहा है सर 102,990 क्रॉस टोटल इनकम। अगर आप इस तरीके से बनाते हो, बिलीव मी, आपके लिए सेट ऑन सेट ऑफ डिडक्शन बहुत बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ईजी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखो, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। टीडीएस टीसीएस की बातें हैं सर, चलो देख लेते हैं। ABC Limited sells a flat to Mr. Jatin for 47 lakh on 15/5/2025. The agreement to sell provide that in addition, Mr. Jatin has to pay a maintenance charges of 10,000 per month for 24 months. तो सर 2,40,000 इसको मेंटेनेंस का पे करना है, ऐड हो जाएगा सर। 3 लाख रुपीज कार पार्किंग का पे करना है, बाप रे बाप, ये भी ऐड हो जाएगा सर। एंड 1 लाख रुपीज क्लब का पे करना है सर, ये भी ऐड हो जाएगा सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज 48 लाख सर। तो सर ये मुझसे सेक्शन 194 IA चाहता है, और IA ने ये बोला था सर कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सेल कंसिडरेशन दोनों में से एक भी चीज अगर 50 लाख से ऊपर गई तो TDS है। तो इसको ऐड कर लेते हैं 47 लाख में सर। 47 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, सर ये 53,40,000 है सर। लिखो ना, हाँ 53,40,000 है। अब इस पे सर इसको कंपेयर किए 48 लाख से, दोनों में विच एवर इज हायर, तो 53,40,000 इसका 1% TDS, ये आ गया 53,400। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ग्रांट्स अ लीज of coal mine to XYZ Limited on 1/5/2025 and charge 7 lakh for the lease। भैया जी TCS की बातें हो रही है क्योंकि कोल माइन है सर, माइन क्वारा टोल प्लाजा, याद आया, इसका 2%। याद आई कहानी, याद आई कहानी, मस्त था ना। ठीक है, XYZ लिमिटेड सोल्ड कोल, भाई कोल बेचा है, कोयला बेचा है फॉर 2 करोड़ टू LMN अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ओ भाई साहब, अगर आप कोल बेचते हो पब्लिक सेक्टर का बायर, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो इस केस में
टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, 206C 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 द टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एंड LMNPSU was 5.5 crore and 11 crore। आहा, मजेदार कहानी सर। अब एक स्टूडेंट यहां तक सोच पाए नहीं पाए, क्योंकि दिस इज द अमेंडमेंट, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट का क्वेश्चन सर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करके जाओ सर, अमेंडमेंट है ये, क्वेश्चन करके जाओ, अमेंडमेंट है ये। सर क्या बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है? हाँ सर 11 करोड़ है सर। सर आप अभी तो सिखाए टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। हाँ सर। सर क्या 194 क्यू में अमेंडमेंट आई है? हाँ सर। और 194 क्यू ने ये बोला कि सर जिन चीजों में 206C1 अप्लाई होता है, टीसीएस का पहला सेक्शन, वहां पर 194 क्यू बोला मैं सरेंडर करता हूं, वो जीत गया, जा तू जीत गया। पर अगर किसी केस में 206C1 एप्लीकेबल नहीं हो पाया तो 194Q बोलता है मैं जिंदा हूं, और अगर मैं जिंदा हूं तो सर उस केस में टीडीएस अप्लाई हो जाएगा, और टीडीएस है 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। याद आई कहानी? तो ये तो 2 करोड़ का बेचा ना सर, 2 करोड़ माइनस 50 लाख, तो ये 1.5 करोड़, और इसका 0.1% सर, तो 1.5 1 करोड़ 50 लाख, इसका 0.1% सर। अभी क्या दबाया? 1 करोड़ 50 लाख इंटू 0.1% सर, 15,000 आ जाएगा सर। और इसको 15,000 आ जाएगा सर टीडीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से तो ये वाला बवाल है, बवाल है, ऐसा भी नहीं छोटा मोटा, बवाल है ये, बहुत ही प्यारा है। आई होप समझ आया होगा। प्लीज ये वाला टीडीएस टीसीएस करके जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत पसंद आया सर। ठीक है, ये हमारा हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, उसके बाद इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। चलो क्वेश्चन 10 में सबसे पहले नीचे आके पढ़ो हमसे चाहता क्या है। देखो लिखा है सर, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर यूवन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम। भाई साहब, ओ भाई साहब, सर दोनों से मेहनत करना है। ठीक है, द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 2.5 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज 3 करोड़। सर ये मुझे क्यों बता रहा है? माइट बी पॉसिबल, मैं जब इसको पढ़ता हूँ टर्नओवर, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो है टीडीएस। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में टीडीएस की बात होगी, अब वो पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर क्या कहानी है सर। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ एंड आई पर्सनली थिंक ये तरीका बहुत वर्क करता है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को 2 तरीके हैं सॉल्व करने का, एक पूरा आराम से पढ़ लो, ट्रीटमेंट समझ लो, और फिर लिख के करना चालू करो। ठीक, जो कि एग्जाम के लिए इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम इन एग्जाम। दूसरा तरीका ये है, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना ही समय है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं और ट्रीटमेंट करते जाते हैं। तो हमसे पहले पहले तो पेज ऐड कर लो सर। इसको क्या, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10th, और अरे यार क्वेश्चन 10th, और यहाँ सब लिखेंगे सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर यूवन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर, पहले नॉर्मल प्रोविजन चलेंगे अपन। ठीक है, फिर 115 बीएसी भी चल लेंगे सर। छोटा कर दिया। आई होप सब स्टूडेंट लिख के कर रहे हैं।
ऐसे क्वेश्चन अगर आप ओरली कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं सर। ये क्वेश्चंस ओरल करने के नहीं होते, इन्हें लिख के करना चाहिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, मज़ा भी आएगा और आप सीखेंगे सर। कई सारी चीज़ें सीखते हैं हम जब तक लिखते नहीं है ना तब तक हम सीखते नहीं है। ये कैसे हो गया? तो क्या हो गया? अरे यार बाजू से क्यों जाती है? चलो ठीक, चल स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख लेते हैं रुपए और यहाँ भी रुपए। पढ़ते जाएंगे, ट्रीटमेंट करते जाएंगे, प्लीज ध्यान देना। एंड आप ये स्टार्टिंग लाइन सब स्टूडेंट लिखें सर, ठीक है? मिस्टर यूवन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज 45 ईयर्स है। सर एज काम की है? डेफिनेटली काम की है सर। क्यों? सर टैक्स निकालना है। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। मतलब माइट बी पॉसिबल सर अगर इन क्वेश्चन में अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात होगी तो वो नॉर्मल प्रोविजन में मिल जाएगा। ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर, ही फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस में चलता है सर, ठीक है? द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स आर 20,000 सर। तो चलो सबसे पहली इनकम जो हमें दिखी पीजीबीपी, इसमें सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट सर। कितना दिया हुआ है सर? 20 लाख सर, ठीक है? इसमें लिखो ऐड एंड लेस, क्योंकि नेट प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड होगी कुछ चीजें लेस होगी। अब वो हम पढ़ें, अरे यार वो अब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ते पढ़ते पता चलेगी सर, ठीक है? चलो नीचे पढ़ते सर, क्या दिया हुआ सर? सबसे पहला देखो 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश। नहीं ना सर, आप एक्सपेंडिचर कैश में नहीं कर सकते। सेक्शन 48(3) बोला था सर कि 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। आप तो 25,000 कैश में किए हैं सर। ऐड कर लीजिए पहला पहला पेमेंट टू क्रेडिटर सर, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। मेरा मेन पर्पस आपको सिखाना है। लिख तो आप आराम से खुद भी सकते हैं सर, तो यहाँ पर वर्किंग नोट डाल के आएंगे, ठीक है? एज पर सेक्शन 40(3) 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। जिसको सेक्शन याद ना हो ऐसे लिख के आना, एज पर द प्रोविजन कुछ तो लिख के आना। बिना वर्किंग नोट के मार्क्स कैसे लाओगे? अगला ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, सर इंटरेस्ट मिला सर, ये आईयूएस की इनकम है सर, इसको पीजीबीपी से हटा दो, आईयूएस में डाल दो। अच्छा अभी मैं देखो कैसे सोचता हूँ सर, सेविंग का इंटरेस्ट है, एक तो पीजीबीपी से हटाया आईयूएस में डाला, उसके बाद सर मेरे दिमाग में ना सर 80 TTA भी आता है। क्यों? सर इसकी एज बिलो 60 है और सेविंग का जो इंटरेस्ट है वो हमें 80 TTA में डिडक्शन मिल जाता है और हम अभी चल रहे हैं नॉर्मल प्रोविजन से, तो 3 जगह इसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे। चलो इसको सबसे पहले पीजीपी से हटाओ सर। पहला इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है सर? 15,000। इसको यहाँ से हटाया, थोड़ा गैप देके सर आईयूएस में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक सर 15,000 सर, ये मैंने आईयूएस में इनकम डाली, थोड़ा और गैप देके डिडक्शन, डिडक्शन में सर, अरे यार ये क्या हो गया, डिडक्शन में सर 80 TTA सर, सर कितना मिलेगा सर? 10,000 मैक्सिमम मिलता है सर, ठीक है? ऐसे कोई भी एक पॉइंट पढ़ो, जितनी जगह उसके ट्रीटमेंट आ रहे वो सब जगह करते जाओ। अब
दो टाइप के स्टूडेंट। एक स्मार्ट स्टूडेंट ये बोलता है सर मैं क्या करता हूँ इसके बाजू ना स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान रहेगा कि सर 115 बीएसी में ये नहीं मिलता है सर, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे ना 115 बीएसी वाला भी जो पार्ट है वो भी आराम से हो जाता है सर। ठीक है, ताकि बाद में जब अपन 115 बीएसी के हिसाब से निकालेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, अगला कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये नॉर्मल प्रोविजन में मिल जाता है सर, 115 बीएसी में ये भी नहीं मिलता है सर, तो इसको 115 बीएसी में अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, याद है ना सर, सेक्शन 35 की कहानी है सर। ठीक, he paid job charges for the valuation for the value addition on the fabrics 1,10,000 without deduction of tax to job worker by an account pay check। सर हमने पेमेंट किया, हमें टीडीएस काटना चाहिए था सर, टीडीएस काटना भूल गए सर, सेक्शन 40 पिक्चर में आ गया और सेक्शन 40 ने बोला कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया और पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा और सामने वाला रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा। तो सर यहाँ पर कितना खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा सर, 1,10,000 का 30% कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 33,000, इतना डिसअलाउ हो जाएगा सर। क्लियर? अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता ये रेसिडेंट है? ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कभी कुछ ना बताए कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, हम हमेशा रेसिडेंट एज्यूम करते हैं। नॉन रेसिडेंट रहेगा तो वो एकदम स्पेसिफिक बता देगा कि ये नॉन रेसिडेंट है, यहाँ नहीं बताया है इसीलिए हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं सर, ऐड में दूसरा मिल गया सर। अरे यार ऐसा क्यों हो जाता है, इतना अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं मैं, या तो मैं फास्ट हो जाता हूं। जॉब चार्जेस 33,000 डिसअलाउड किसके हिसाब से सर, सेक्शन 40 के हिसाब से, ये सेक्शन 40A(3) के हिसाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 4,50,000 एज पर इनकम टैक्स रूल 1962। परफेक्ट, हमें तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से ही मिलता है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन 15 लाख बीइंग द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन 1/9/2025। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सर, हमने ना 15 लाख की नई प्लांट एंड मशीन खरीदी, उस नई प्लांट एंड मशीन में हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाया, पर सर ये जो नई प्लांट एंड मशीन है हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है सर, टेक्सटाइल का, इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में टिक कराया था ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो सर हमें इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो 20% मिलना चाहिए सर। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% नहीं लिया है हमने, जबकि हमें मिलेगा, तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। अब पुट टू यूज कब किया मैंने, इसको सितंबर में पुट टू यूज किया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फेब, मार्च, कितने मंथ हो गए सर, 7 मंथ। 7 इंटू 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 डेज, मतलब 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है। तो सर जो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लोगे वो पूरा 20% लोगे। दिमाग में बैठी बात, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, पर इसमें देखो नीचे एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, देखो subsidy of 20% on the new plant and machine under technology upgradation fund scheme from the central government which was credited to the PL account। आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया सब्सिडी को, सब्सिडी को आपने इनकम दिखा दी है। सर हम ना सेक्शन 43(1) पढ़ के आए और उसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं सर, कोई भी एसेट की वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। जब एसेट के एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं तो जो भी गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलती है उसको वैल्यू में से माइनस करते हैं। तो ये जो 15 लाख की हमने न्यू प्लांट एंड मशीन खरीदी थी उसका 20% हमें सब्सिडी मिला, पर हमने तो सब्सिडी माइनस करना भूल गया सर, गलती थी हमारी। तो सर 2-3 ट्रीटमेंट्स होंगे सर इसमें। अब इसमें जो 2-3 ट्रीटमेंट होंगे वो आपको आराम से करना होगा, हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ मत करना, धीरे धीरे करते हैं, एक एक चीज करते हैं सर। पहले तो आप ये समझो कि आपने 15 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, किया ना सर, लिखा है ना नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बट सर 15 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए था सर, 3 लाख तो सब्सिडी है सर,
20% सब्सिडी, तो सर आपका डिप्रिसिएशन 12 लाख पे होना चाहिए था, तो आपने 15 लाख पे 15% डिप्रिसिएशन चार्ज किया, जबकि 12 लाख पे होना चाहिए था। तो मतलब ये जो 3 लाख सब्सिडी वाला है, इसमें जो आपने 15% नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है 45,000, दैट इज 45,000 का जो आपने सब्सिडी वाली अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, ये डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। आप इसे क्या कर दीजिए, वापस ऐड कर दीजिए। समझ आया क्या बोला? सर आपने 15 लाख पे डिप्रिसिएशन ले लिया, आपको डिप्रिसिएशन लेना चाहिए था 12 लाख पे, आपने सब्सिडी वाली अमाउंट पे डिप्रिसिएशन ले लिया, तो सब्सिडी वाली अमाउंट पे जो आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, आप उसे वापस ऐड करिए, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक एक करके करें, चलो। तो पहले तीसरा पॉइंट लिखते हैं सर, डिप्रिसिएशन ऑन 3 लाख सब्सिडी वाली अमाउंट सर, तो 3 लाख का 15% ये आपने डिप्रिसिएशन लगा दिया है, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। ये बात समझ आई सर? ये क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सबसे ऑसम पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। यही एक पॉइंट है जो मेरे को लगा बवाल है, जिसमें अति में स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं सर, बहुत गड़बड़ करेंगे। ये पहला ट्रीटमेंट खत्म हुआ, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब ये जो 15 लाख है, ठीक है, इसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, तो सर 15 लाख पे नहीं मिलेगा, 15 लाख माइनस 3 लाख सब्सिडी, 12 लाख का 20% सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन 2,40,000 सर, ये अपन माइनस करेंगे सर। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 15 माइनस 12, 3 है, सॉरी सर, 15 माइनस 3 इंटू 20% सर, तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे सर, ठीक है। किसी स्टूडेंट को ध्यान रखना हो तो वो ऊपर ये ध्यान रख सकता है, कहाँ गया है, वो ऊपर ये ध्यान रख सकता है कि सर ये जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला है, ये वाला जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये 115 बीएसी में नहीं मिलता, लिख के रख लो, क्योंकि आगे 115 बीएसी तो निकालना ही है सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सब्सिडी 3 लाख रुपीस की है सर, आपने इसको पीएल अकाउंट में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, पर ये आपकी इनकम तो है नहीं सर, एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में से रिड्यूस हुई है, तो उसको पीएल अकाउंट से हटा दो सर। तो यहां लिखते हैं सर सब्सिडी सर 3 लाख रुपीज सर। बात समझ आई? पूरे पॉइंट का ट्रीटमेंट समझ आया? सबसे प्यारा लगा मुझे इस क्वेश्चन में, सबसे प्यारा है सर सब्सिडी का ट्रीटमेंट, बिलीव मी, मजा आ गया सर। आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ सर, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 towards deposited with Life Insurance Corporation of India for maintenance of her mother aged 70 years dependent upon him and suffering from severe disability। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने इंश्योरेंस कराया सर, सर किसका कराया, मम्मी का। मम्मी का जो आप इंश्योरेंस कराते हैं उसका LIC ATC में नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता। मेरा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे का मिलता है, मम्मी का नहीं मिलता। पहले तो दिमाग में ये क्लियर करना चाहिए, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दूसरा, सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी सर 80 याद आ रहा है सर, और 80 में हम कितना क्लेम कर लेते हैं सर, अगर सीवियर हो तो कितना क्लेम करते हैं सर, 1,25,000। याद आई कहानी सर? अगर सीवियर डिसेबिलिटी हो तो कितना क्लेम कर लेते हैं हम, 1,25,000। तो अब अपन इसका दो ट्रीटमेंट करेंगे। 50,000 जो आपने पीएल अकाउंट में डाल के रखा है, इसको ऐड कर लो, इंश्योरेंस एक्सपेंस सर 50,000 था कि 70 था, 50,000, एंड डिडक्शन में लिख लो सर 80 1,25,000।
क्लियर हुआ ये सबको? बैठा है दिमाग में? ठीक है, आओ नेक्स्ट। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग इट्स एम्प्लॉयज। सर ये जो फैमिली प्लानिंग का खर्चा है ना सर, ये सिर्फ कंपनियों को अलाउड है एज पर सेक्शन 36 सर। सर ये कंपनी थोड़ी क्या, ये तो यूवन है ना सर, कंपनी कहाँ से हो गई सर? हमने तो पढ़ा यूवन का निकाल रहे हम। तो सर ये जो आपने खर्चा किया ना सर फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर, ये ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, तो फिफ्थ जनरल एक्सपेंस में प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग सर, ये आपका ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। On 1st of March 2026, Mr. Yuvan purchased a raw material for 30,000 from Kana and Company. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 43B अप्लाई होता है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पे, नॉट इन मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सर मीडियम एंटरप्राइजेस पे 43B एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल और माइक्रो में एप्लीकेबल है। तो उस केस में अगर पेमेंट टाइम पे ना भी हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 43B एप्लीकेबल नहीं है मीडियम एंटरप्राइजेस में। अच्छे अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन में, छोटे छोटे हैं बट गलती होने के तो बहुत स्कोप है। बिलीव मी, हमें कुछ नहीं करना है इस पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। क्लियर? आगे बढ़ूं, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चले सर। चलो देखो क्या बोलता है। Mr. Yuvan repaid housing loan principal and interest of 75,000 and 80,000 availed for the purchase of let out house property. ठीक है भाई, तो जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है 75,000, इसको मैं कहाँ ले लूँ? ATC में ले लेता हूँ सर। 80, अरे यार ATC 75,000, और मैं हाथों हाथ यहाँ पर थोड़ा गैप देके सर IHP की कहानी कर लेता हूँ। IHP में ये तो बोला लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो मुझे ये गारंटीड है सर यहाँ इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। इंटरेस्ट इसने दिया है सर 80,000 का इंटरेस्ट है सर, बाकी तो देखते हैं, पढ़ेंगे और आगे समझ आएगा सर। He received a rent of 3,50,000 from the let out property. The municipal tax of 40,000 for this house was paid by him on 30/4/2026. अरे भैया, मेरा प्रीवियस ईयर 25-26 था, आपने इस साल तो म्युनिसिपल टैक्स पे ही नहीं किया। कहाँ पे किया? एक स्टूडेंट बोला सर मैं तो 43B में पढ़ के आया हूँ कि सर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर पे कर दिया जाए तो मिल जाता है। अरे मेरे भाई, ये PGBP है, अभी मैं तेरे से IHP की बात कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? सर म्युनिसिपल टैक्स पे ही नहीं हुआ सर IHP के हिसाब से, तो इस साल तो मिलेगा नहीं सर, आप अगले साल ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो रेंट रिसीव्ड में आ जाएगा सर। ठीक है सर, मेरा आप इसे रेंट रिसीव बोल लो, ठीक है, GAV बोल लो, NAV बोल लो सर, सभी मेरा 3,50,000 है सर। ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% सर। 3,50,000 इंटू 30% सर, 1,05,000 सर। ठीक है, माइनस 80,000 का इंटरेस्ट। अगर मैं चाहूँ, मेरे ख्याल से IHP की इनकम शायद अगर और IHP के बारे में नहीं दिया होगा तो 1,65,000 आ जाएगा सर। अगर और IHP के बारे में नहीं दिया होगा तब, अगर कुछ और भी दिया होगा तो नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा। देखो अगला, he received 75,000 from premature withdrawal from deposit including interest of 5,000 in the post office deposit eligible for deduction under 80C. तो सर premature withdrawal from deposit including 5,000 interest in the post office time deposit. सर हम ना 80C पढ़ के आए, वहां पर हमने सीखा था सर, हम जो FD में पैसा डालते हैं ना सर, उस पैसे को पहले जो टाइम ड्यूरेशन है 5 years पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, याद है FDR ऑफ बैंक्स पोस्ट ऑफिस,
उससे पहले प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते सर। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करोगे तो ये आपकी आईओएस की इनकम मानी जाती है सर। तो ये जो 75,000 है, ये 75,000 कहाँ जाएगा सर? मेरा आईओएस की इनकम में जाएगा। जगह छोड़ो कि नहीं सर? प्री मैच्योर विड्रॉल सर 75,000 सर, ये मेरी इनकम मानी जाएगी सर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। आओ नेक्स्ट। ही सोल्ड अ गोल्ड ब्रेसलेट ऑन 1/5/2025 फॉर 5 लाख, ठीक है, विच वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000। अ डायमंड वॉज एम्बिडेड इन टू द ब्रेसलेट फॉर 50,000। CII दिया हुआ है जो मेरे काम का नहीं है सर। 23 जुलाई 2024 के बाद सर लैंड और बिल्डिंग के अलावा बाकी कोई चीज में हमारे लिए CII कोई काम का नहीं है सर। तो सर 5 लाख -40 -50, तो प्रैक्टिकली 4,10,000 आ जाएगी सर कैपिटल गेन की इनकम, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पर मेरे पास शायद जगह की शॉर्टेज है। हाँ है, तो कैसे किया जाए? यहाँ लिख दो कैपिटल गेन, थोड़ा सा हौच पौच होगा बट समझने की कोशिश करना सर। सर यहाँ तक PGBP है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा सर सेल कंसिडरेशन 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सर 50,000 सर। तो ये भी मेरा बैलेंस हो जाएगा सर। ये मेरा आ जाएगा 4,10,000। थोड़ा सा हौच पौच हो गया बट काइंडली मैनेज सर, थोड़ा सा हौच पौच हो गया सर, ठीक है। IUS में इनकम 2 ही है, तो IUS का तो मैं बैलेंस अभी ही कर सकता हूँ सर। ये आ रहा है 90,000 सर, IUS हो गया, ठीक है। अब PGP में प्लस माइनस करना पड़ेगा सर, चलो करते हैं। 20 लाख प्लस 25 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 75 माइनस 15,000 माइनस 2,40,000 माइनस 3 लाख। यही है ना कहानी? हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है सर मेरा 16,73,000 16,73,000 सर, प्लस 4,10,000 प्लस 90,000 प्लस 1,65,000। ये आ रहा है सर मेरा ग्रॉस टोटल इनकम GTI सर 233,800, ठीक है। फिर डिडक्शन का टोटल करना पड़ेगा सर 10,000 प्लस 1,25,000 प्लस 75,000। सर डिडक्शन का टोटल है सर 2,10,000 सर। तो ये टोटल इनकम सर, ठीक है। तो माइनस 2,10,000 सर। अबे ये क्या हो गया? क्या था? 2,33,800 माइनस 2,10,000 21,28,000 सर, ठीक है। ये टोटल इनकम। अब टैक्स निकालना है सर। तो सर टैक्स कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल सर, 21,28,000 माइनस, पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था कितने का? 4,10,000 सर। इस पे टैक्स लगेगा 12.5% सर, और जो बैलेंस बचेगा 17,18,000 सर, इस पे लगेगा स्लैब, ठीक है। तो चलो स्लैब लगाना मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को आता है। पहले 10 लाख में फिक्स है, बैलेंस पे 30% प्लस 112500, ठीक है। ये आ रहा है, इस पे स्लैब लगा के टैक्स आ रहा है
327900 स्लैब लगा के, है ना। और ये मेमोरी प्लस में डाल दूँ इसको, मेमोरी प्लस 4,10,000 इंटू 12.5% सर। सर ये आ रहा है 512500 सर। एक मिनट, बराबर तो नहीं है? 4,10,000 इंटू 12.5% सर। ये एक जीरो कम है, ठीक है। ये हो गया मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल किया, पेज ऐड कर, मेमोरी रिकॉल करने में आया मेरा, दोनों को ऐड करके 379150, ठीक है। प्लस 4% भी कर लो सर, प्लस 4% सर। तो मैं सीधा 4% ऐड करके बता रहा हूँ, 316 आ रहा है। आप इसे राउंड फिगर कर लो, 394320, ये हमारा टैक्स है सर। समझ आया? ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब 115 बीएससी वाला भी कर ले सर। सर 115 बीएससी के हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे? सर पहले तो अपन ना ग्रॉस टोटल इनकम लिख लेते हैं सर। एक स्टूडेंट मुझसे पूछा, सर क्या हमें ग्रॉस टोटल, क्या हमें पूरा 115 बीएससी के हिसाब से लिखना पड़ेगा? नहीं, मर जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा फिर ये क्वेश्चन तो सर। 2338000 सर, यही है ना ग्रॉस टोटल इनकम? तो हाँ ठीक है। अब इसमें अपन क्या क्या चीजें एडजस्ट करते जाएंगे आराम से, एक एक करके करते हैं सर। सबसे पहला, आओ ऊपर देखे क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉरी, नीचे देखे क्वेश्चन, एक एक चीज याद आती जाएगी सर, ठीक है। सबसे पहला ये साइंटिफिक रिसर्च वाला सर, 1,10,000 ऐड कर लो सर। सर ये साइंटिफिक रिसर्च सर 1,10,000, ये अलाउ नहीं होता है सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जॉब वर्क वाले से दिक्कत नहीं थी, ये सर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने क्लेम किया है ना सर, ऐड कर लो सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर कितना क्लेम किया अपन? 2,40,000 सर, ऐड कर लो 2,40,000 सर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ और ठीक है ठीक है सर। आईएचपी में इंटरेस्ट अलाउड है ना, लेट आउट है तो पता चला वो भी हटा दिया आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा सर? 2338000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,40,000 सर, ये आ रहा है 268800, 268800, ये हमारी टोटल इनकम आ गई सर, ठीक। अब इसमें टैक्स निकालने की बात है सर, 268800 माइनस, पहले तो 4,10,000 सर, ठीक है। सर माइनस कर लो इसमें 4,10,000 सर, ये आ जाएगा 2278000 सर, क्योंकि इसमें तो 12.5% अपन निकाल चुके हैं। कितना आ गया? अरे यार ये कैसा हो गया, इसमें अपन 12.5%, यानी ये चल क्यों नहीं रहा है? 12.5%, 51250 ना, ये हम निकाल चुके हैं सर। 51250, बैलेंस जो बचा उसमें हम क्या लगाएंगे सर? स्लैब लगाएंगे, ठीक है। तो स्लैब लगा लेते हैं सर। अब स्लैब कैसे लगाएंगे सर? वेरी सिंपल, याद है सर इसका स्लैब? पहले 4 लाख तक नील, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें सिखाया था कि मेहनत करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था 24 लाख पे 3 लाख का टैक्स आता है, ये 24 लाख थोड़ी के सर, थोड़ी मेहनत है सर। पहले 4 लाख पे नील माइनस 4 लाख, अगले 4 लाख पे
5%, ठीक है, -4 लाख 147,800,000। अगले 4 लाख पे 10%, 10%, 40,000। तो ये आ जाएगा सर -4 लाख, ठीक है। फिर अगले 4 लाख पे 15% सर 60,000 सर, -4 लाख 6,78,000। अगले 4 लाख पे 20%, ये आ जाएगा 80,000। तो अगला 2,78,000 पे 25%, 69,500। अब ऐड कर लेते हैं सबको, +80,000 +60,000 +40,000 +20,000, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस, नहीं प्लस बाद में कर, ये आ रहा है सर 26,9500 सर, ठीक है। प्लस कर लो 525, क्या था ऊपर कितना था, 51,250 था, ठीक है। 51,250 प्लस कर लो, प्लस 4% भी कर लो, तो 8। फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स आ रहा है 333,580। समझ आया? ये मैंने आपको दोनों प्रोविजन से सॉल्व करके सिखाया सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ये इनकम टैक्स वाला पार्ट खत्म हुआ, आरटीपी में जीएसटी वाला पार्ट बचा है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू।